Welcome to Boost Ice Pieces. Today we are starting a short series of UP Pieces Mains PYQ analysis. I will try to cover as much as years. मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ईयर्स के PYQ के एनालिसिस आपको कर सकूँ. सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें पहले ये अच्छे से समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या है मेंस का, कितने कंपलसरी पेपर्स हैं, कितने कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, कितनी मार्किंग है. देन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2024 का जो मेंस का जीएस फर्स्ट है उसको देखती हूँ पूरा हो पाता पेपर या आधा, जितना भी हो पाएगा आंसर उसके एनालाइज कराऊंगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हमें पता है कि यूपी पीसीएस के मेंस में 8 कंपलसरी क्वेश्चन पेपर्स हैं. ठीक है, ये है लिस्टिंग. उसमें से फर्स्ट पेपर होता है जनरल हिंदी का, कन्वेंशनल हिंदी. कोर्स वगैरह भी हम देखेंगे, पेपर वाइज देखेंगे डिटेल में कि किस पेपर में क्या कोर्स है. फिर बताऊंगी कि आप कैसे उसको अप्रोच कर सकते हैं किस पेपर को, क्योंकि अलग अलग पेपर्स की अप्रोच में थोड़ी सी अलग रहती है. ठीक है. सो हिंदी है 150 का है, कन्वेंशनल ऐसे ये भी 150 का है, जीएस फर्स्ट कन्वेंशनल 200. सारे जो जीएस हैं चारों, वो चारों जीएस आपके 200 मार्क्स ईच हैं. देन 7-8 ये 2 पेपर्स हैं, ये जनरल स्टडीज़, ये यूपी स्पेसिफिक पेपर्स हैं. ठीक है, ये भी 200 ईच हैं. देन इनमें जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो सारे क्वेश्चन ही कंपलसरी होते हैं. ठीक है. और हर क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे का है. ठीक है. टाइमिंग वगैरह ये दी है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए. 9:30 से 12:30, देन फिर गैप होता है, देन 2 PM से 5 PM तक सेकेंड पेपर. ठीक है. एंड जो कैंडिडेट हैं वो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सच मिनिमम मार्क्स इन पेपर ऑफ हिंदी एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. हिंदी में कुछ आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए ही चाहिए. ठीक है, जैसा भी डिसाइडेड होता है बाय द कमीशन. ठीक है. देन आफ्टर क्वालिफाइंग दिस मेंस रिटन, यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू, दैट इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट. इसके हैं 100 मार्क्स. उसमें से आपको जो भी आपकी इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एक्सप्रेशन और उसके बेसिस पे आपको वो चूज़ करते हैं. ओके फाइन. अब हम देखते हैं हिंदी का पहले क्या कोर्स है. हिंदी में गद्य खंड में उसमें अवबोध और प्रश्न उत्तर वगैरह होते हैं, ये सबसे इजी पार्ट होता है. देन संक्षेपण होता है, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र. ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी एड्रेसिंग या लेटर्स वगैरह होते हैं, जो जब आप गवर्नमेंट में काम करेंगे तो वो किस तरह अप्रोच करते हैं अपर ऑफिसर को या लोअर ऑफिसर को या पब्लिक को, ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं. ये बहुत ही स्पेसिफाइड मैनर में आपको आने चाहिए. जो पैटर्न है, जो उसकी फॉर्मुलाइजेशन है, एकदम वैसे ही आपको सीखना पड़ता है. देन हिंदी का ज्ञान और शब्द ज्ञान और प्रयोग, उसमें उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और वाक्य की शुद्धि, लोकोक्ति और मुहावरे. मतलब हिंदी में आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़े से अवेयर रह के पढ़ते हैं. हिंदी के लिए अगर आपको हिंदी लिमिटेड वे में और कम टाइम में प्रिपेयर करनी है ना, तो हिंदी के पहले तो आप 5 ईयर के PYQ देखिए कि किस तरीके के, जैसे विलोम है 10 विलोम वो पूछते हैं, तो आप देखिए वो जो विलोम पूछ रहे हैं वो किस तरीके के विलोम पूछ रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड ज़्यादा पूछ रहे हैं या नेचर से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहे हैं, या किन वर्ड्स, किस तरीके के वर्ड्स पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. आप उस तरीके के वर्ड्स को ही अपने प्रिपरेशन में ज़्यादा इंक्लूड करें. सेम चीज़ इधर भी है, वर्तनी में भी, वाक्यांश में भी, उपसर्ग में भी देखिए किस तरीके के ज़्यादा पूछ रहे हैं, ताकि आप कम टाइम पे ज़्यादा आउटपुट हिंदी में पा सकें. एंड हिंदी में अगर आप थोड़ा सा अवेयर रह पढ़ते हैं ना, 100+ तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं. और ये बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं होता है, दिस इज़ एवरेज स्कोर हिंदी में, क्योंकि लोग 125 तक भी आजकल स्कोर करने लगे हैं. ठीक है. बिकॉज जो टॉपर्स के आप देख ही रहे होंगे, जो मार्कशीट जब आती है तो कितने हाई और 1000 के ऊपर चला जाता है पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट तक मिला के जो मार्क्स होते हैं. तो आप समझिए हिंदी भी बहुत स्कोरिंग है. सॉरी. देन जो एस्से पार्ट है, सेकंड पेपर जो एस्से होता है, उसमें 3 सेक्शंस होते हैं. ठीक है.
उसमें कैंडिडेट को हर सेक्शन से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और उस पर अबाउट 700 वर्ड्स का एस्से लिखना है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमें बता रखा है कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आर्ट एंड कल्चर मतलब लिटरेचर एंड कल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है, सोशल स्पोर्ट्स से हो सकता है एंड पॉलिटिकल स्फेयर से हो सकता है, और आपको इन्हीं में से एक चूज़ करके लिखना है। देन बी सेक्शन में आता है, इसमें साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी हो सकती है या इकोनॉमिक्स से कोई स्फेयर का कोई रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या ट्रेड का हो सकता है। ठीक है, देन सी सेक्शन, उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है, नेचुरल कैलिमिटीज़ हो सकती हैं, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, डेलीगू। देन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे के लिए ना बहुत ज़्यादा अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं होती है, पहली बात। ठीक है, लेकिन ऐसे के लिए डिफरेंट क्या होते हैं ना, अप्रोचेस ज़रूर होती हैं। जो अगर आप एक सेक्शन में एक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे सेक्शन का जब आप ऐसे लिखें तो आप कोशिश करें डिफरेंट अप्रोच के साथ डिफरेंट अप्रोच के साथ लिखें। सेम यही चीज़ है सी के साथ। आपको ये नहीं करना है कि आपको तीनों जो आपके जो ऐसे हैं वो आपने एक ही टोन में लिख दिए हैं, इस चीज़ से में बचना होता है। जो ऐसे के लिए जो मेथड्स होते हैं मैं कहूँगी उनको, या अप्रोच जो होती है उसको वही आपको डिफरेंट रखनी पड़ती है। किसी पे फैक्ट बेसिस एग्जांपल्स देने होते हैं, किसी में आपको हाइपोथेटिकल कोई चीज़ बतानी हो सकती है, किसी चीज़ में अगर आप फ्यूचरिस्टिक भी कोई बता सकते हैं कि हमने रिपोर्ट में किसी रिपोर्ट में, जैसे स्पेशली इस तरीके की जो हैं इंटरनेशनल वाले जो एसेज होते हैं ये बहुत ही करंट बेसिस पे लिखा जाता है। जब आप मेंस प्रिपेयर करेंगे ना तो ये सारे एरिया आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, आपके पास कंटेंट की कभी भी ऐसे में कमी नहीं होगी। आपके पास ना पता क्या कमी होती है, आपके पास ना उसको अरेंज कैसे करना है, ठीक है, उसको अलाइंड कैसे करना है, ठीक है, और जो आप जब उसका जो भी कंक्लूड करेंगे या जब उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो हिटिंग पॉइंट्स हैं ना, मैं इसको बोलती हूँ हमेशा, जो हिटिंग पॉइंट्स होते हैं वो आपके करेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। देन आपके लिए जो ऐसे में मार्क्स स्कोर करना है ना बहुत आसान हो जाता है। हम डिटेल में आई विल ट्राई कि मैं आपको इस हर चीज़ का एक एक लेक्चर दो लेक्चर बता सकूँ। जैसे हिंदी का है कुछ, या ऐसे के कुछ पैटर्न्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। सो आई विल ट्राई टू डू दिस, बट अभी हम थोड़ा सा पेपर्स देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। अब आते हैं GS फर्स्ट जनरल स्टडी का जो पेपर 1 है। जो पेपर 1 है ना हमारा वो सच में GS स्टडी है, बिकॉज उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे बहुत मेन पोर्शन है इस पेपर के। उसके बाद में सोसाइटी बहुत मेन पोर्शन है। अब देखिए जो हिस्ट्री है, हम प्री के लिए पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसमें पहला इसका जो पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जो सेलियंट फीचर्स कवर करेगी आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर्स के। ठीक है, यहाँ पे आई डोंट नो समथिंग इज मिसिंग और नॉट। देन आर्किटेक्चर एंड सॉरी दिस इज इधर, हाँ ठीक है, एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, मतलब एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसमें जो भी आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुए हैं, आर्ट फॉर्म्स सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें सारे मेजर आर्ट फॉर्म्स बताने हैं जो इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट से मॉडर्न तक डेवलप हुए हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। सेम थिंग इन लिटरेचर। देन आर्किटेक्चर, वी नो इंडिया इज नोन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। ये PYQ में जो हम देखेंगे ना तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1757 से 1947 तक, जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, जितने भी पर्सनालिटीज़ हुई हैं और जो भी इश्यूज हुए हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ इंडिया गेटिंग इट्स इंडिपेंडेंस, वो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस पूरे। ये लिखा ज़रूर एक लाइन में है बट इट्स नॉट दैट शॉर्ट। ठीक है, देन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल की जो अलग स्टेजेस है, बिफोर गांधी है, आफ्टर गांधी है, देन जब क्राउन के हाथ में चला जाता है उसका अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग हो जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल कर रही थी तो अलग था। तो यही सारी चीज़ें, ठीक है, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स ने किसने अलग अलग अप्रोच के साथ में कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी हैं। ठीक है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन हुआ है, लाइक कुछ स्टेट्स
जो इंडिया का पार्ट ही नहीं रहना चाहती थी, तो हमने उनको कैसे अलग से कंसोलिडेट किया है। फिर जो हमारी स्टेट्स थी उनको हमने रीऑर्गेनाइज कैसे किया है। और ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, ये सिर्फ 1965 तक का ही पूछा जाएगा, उसके आगे का नहीं है यहाँ पे। देन वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के आपको मेजर इवेंट्स पता होने चाहिए, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, सीधे सीधे लिखे हैं टॉपिक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉजेस क्या थे, उसका आउटकम क्या निकल के आया, इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ, देन वर्ल्ड में ओवरऑल क्या चेंज आया, ये सारी चीज़ें। देन वर्ल्ड वॉर्स, सेम वर्ल्ड वॉर के लिए वॉट वॉज वर्ल्ड वॉर्स, हाउ इट हैपन, वाई इट हैपन, देन व्हाट वर इट्स इम्पैक्ट। फिर वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे पॉलिटिकल डायमेंशंस कैसे चेंज हुए, इकोनॉमिक डायमेंशंस कैसे चेंज हुए, सारी चीज़ें। देन रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। देन सोशलिज्म, जो कुछ आइडियोलॉजीज थी वो भी सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, और उनके इम्पैक्ट क्या हुए सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें। ये आपको बहुत कम पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज 1 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता इसमें, तो इसको हमेशा सबसे लास्ट में पढ़िए। पहले वो पार्ट ज़्यादा पढ़िएगा जो ज़्यादा स्कोरिंग है, मैं बताती हूँ अभी। देन सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। देन जो सोसाइटी वाला पार्ट है, इसमें ये जो दो यहाँ तक की जो ये हैं पॉइंटर सारे, ये सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। देन रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी and women's organization, population and associated issues, poverty, developmental issues, urbanization, their problems and remedies। अब देखो इसमें सारे जो इसके टॉपिक्स है ना, हमें ऐसे कंसोलिडेटेड वे में लिखे ना तो हमसे स्किप हो सकते हैं। पहले तो इंडियन सोसाइटी पढ़िए क्या है, उसके क्या फीचर्स रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है या पेट्रियार्कल है, मैट्रियार्कल है, या और भी जो फीचर्स हैं वेस्ट से कैसे डिफरेंट हैं, या इंडियन सोसाइटी अभी तक कैसे सस्टेन किए जा रही है, क्या उसने अपने एंशियंट फीचर्स को, पुराने जो थे उनको अभी तक मेंटेन रखा है या कुछ चेंज आया है, ये सारी चीज़ें। देन कल्चर, सेम चीज़ कल्चर पे भी है कि पुराने टाइम से लेके और अभी तक मॉडर्न में जो हमारे कल्चरल रूट्स थे वो क्या डिफरेंट हुए हैं, हमने कुछ ऐड किया है तो वो कितना अच्छा हमारे लिए उसका इम्पैक्ट आया या कितना पुराना या नेगेटिव आया, सारे दोनों एस्पेक्ट हमें पता होने चाहिए। देन रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन्स और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया का एसेट भी है और इशू भी है, तो इससे भी क्वेश्चंस है ना दोनों तरीके से बनते हैं कि हम जो अभी जैसे पॉपुलेशन डिविडेंड अभी जो चल रहा था इतना कि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम कैसे उसको अपस्केल कर सकते हैं, हमारे लिए बूम कैसे हो सकता है, और या हमारे लिए नेगेटिव किस सेंस में है, ये सारी चीज़ें। देन एसोसिएटेड इश्यूज़ क्या है पॉपुलेशन, वही अगर हम कुछ नहीं स्किल दे पाएंगे, एजुकेट नहीं कर पाएंगे, सेंसिटिविटी नहीं डाल पाएंगे, तो जो पॉपुलेशन हमारे लिए एसेट हो सकती है वो हमारे लिए बोझ बन जाएगी, ठीक है। पोवर्टी इंडिया का अभी भी एक इशू है, बिकॉज अराउंड 21% जो पीपल हैं अभी भी बिलो पॉवर्टी हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई थी उसमें। देन अब पॉवर्टी से बहुत डायमेंशन में क्वेश्चंस बनते हैं, हम PYQ करेंगे तो डिटेल देखते हैं। देन डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, पॉवर्टी की वजह से क्या इश्यूज़ होते हैं ये। देन अर्बनाइजेशन, अब इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है उसमें क्या फेलियर हैं उसके, जैसे आज के जो हमारे मॉडर्न सिटीज़ भी हैं उनमें भी वो भी एक बार बारिश होती है, पूरी बारिश में पूरे गुड़गांव जैसे सिटीज़ डूब जाते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा मॉडर्न अर्बनाइजेशन है उसमें कुछ तो फ्लॉज है ना, कि अब हमें यही बताना है कि क्या कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं। किसी और कंट्री में कुछ अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो हम उनसे क्या ले सकते हैं, लॉ के फॉर्म में क्या चेंजेस लाने हमें ज़रूरी हैं, सोसाइटी में एज ए पर्सनस में, कम्युनिटी में क्या चेंजेस की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली काम करें इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर ऑल्सो। फिर वही उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बतानी है, और हम रेमेडीज़ तो हमें हर चीज़ की हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सिविल सर्वेंट, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक एंड द सोसाइटी, सो यू शुड ऑलवेज हैव अ रेमेडी एंड अ गुड आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। अपने दिमाग में हमेशा मेंस का पढ़ते वक्त ये याद रखिए, अगर आपके सामने ये इशू आएगा, आप किसी कहीं के DM है, SDM है, और किसी सिटी में कोई इशू आ रहा है, कोई जल भराव हो रहा है, या कहीं पानी की कमी है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो
अर्थक्वेक फ्रेंडली नहीं बनाया गया, बिल्डिंग्स गिर जा रही, तो आप क्या एक्शन लेंगे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। ये सब सोच के लिखिए। देख एक्चुअली ना मेंस और प्री के जो प्रिपरेशन है ना उसमें यही थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ब्लाइंडली नहीं फैक्ट आपको याद हो और आपका काम चल जाएगा, नो। हेयर यू नीड टू नो दी रूट्स। रूट्स मीन्स जो भी इश्यूज हैं वो क्यों हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। देन आपको जब तक ये पता नहीं होगा ना, आपका जो आंसर है ना बहुत सुपरफिशियल आप हमेशा लिखेंगे। आप बहुत सारे फैक्ट तो लिख देंगे बट वो बहुत डिसओरिएंटेड वे में वो आंसर बनेगा। सो इस चीज़ से बचिएगा। मैं एक ओरिएंटेशन क्लास लूँगी जिसमें बताऊँगी कि आप किस पोर्शन में कैसे क्या में लिखें, ठीक है। देन नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या असर हुआ है, पॉलिटी पे, सोशल स्ट्रक्चर पे। बिकॉज जब से ये एलपीजी रिफॉर्म आए थे इसने हमारी सोसाइटी को और इकोनॉमी कल्चर को हर तरीके से इम्पैक्ट किया है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन हमेशा अच्छा खासा बनता भी है। देन सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इन तीनों में से अल्टरनेटली घूमता रहता है, कभी इस पे क्वेश्चन, कभी इस पे, कभी इस पे। देन नेक्स्ट पॉइंटर है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ज्योग्राफी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। दिस इज जियो। मेजर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वर्ल्ड की, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का स्पेशल रेफरेंस होना चाहिए इसमें इंडिया का, जब भी आप एग्जांपल्स लिखें। देन फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं इंडस्ट्रीज़ के लोकेशंस के लिए, उसमें भी आपको इंडिया के रेफरेंस का लिखना है। लाइक जो इंडिया की शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, पहले नॉर्थ में थी, अब साउथ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गई। तो क्यों हो गई हैं? क्योंकि वहाँ का सीज़न शॉर्ट है, वहाँ पे जो रॉटिंग की जो फैसिलिटी है, जो वहाँ का वो अच्छा है, वहाँ का जो शुगर है, शुगर केन में जो शुगर का कंटेंट है वो ज़्यादा है। तो ये जो फीचर्स हैं मैं आपको अभी जनरलाइज बता रही हूँ, तो ये हमें पता होने चाहिए। अलग अलग फैक्ट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए लोकेशन के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील के लिए सीज़न का कोई मैटर नहीं है, वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है ना वो बहुत भारी होगा। तो हमें रॉ मटेरियल के जितने पास हम फैक्ट्री लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी वो फैक्ट्री हमारे लिए। और या कोई ऐसी फैक्ट्री लगानी है हमें जिसके लिए हमें पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो हम वाटर बॉडी के आसपास हम ढूंढते हैं कि उसकी लोकेशन हो। कोई ऐसी हमें चीज़ काम करना है जो इकोनॉमी या इकोनॉमिक से रिलेटेड, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ देने से रिलेटेड है, तो हम कोशिश करेंगे अर्बन एरिया में जिनके पास ऐसी चीज़ें हों जो एटीएम को इस्तेमाल कर सकते हो, बैंकिंग फैसिलिटी बहुत इजीली जिनको लोन मिल जाता हो, ताकि वो हमसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, फैसिलिटीज़ को फ़ायदा उठा सकें। तो ये सारी चीज़ें एक माइंडसेट के साथ आपको प्रिपेयर करनी है। देन फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी सेलिएंट फीचर्स हैं, अर्थक्वेक में कैसे क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ ज़्यादा है, क्यों है, सुनामी में सेम, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में भी, वल्कनो में, ओशन करंट, विंड्स, ग्लेशियर सेम। देन ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विद फोकस ऑन इंडिया, ये भी। देन फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज विद रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। देन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, टाइप क्या है, पैटर्न्स क्या हैं। देन अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड स्मार्ट विलेजेस, हम कैसे पॉपुलेशन को अच्छा सेटलमेंट इन फ्यूचर कर सकते हैं, अभी क्या चल रहा है, इश्यूज़ क्या हैं, लॉस क्या हैं, अदर कंट्रीज़ में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें। अब जैसे एक अर्बनाइजेशन का पोर्शन यहाँ भी है ज्योग्राफी में, ठीक है। और एक हमने अभी देखा था जो अर्बनाइजेशन था वो यहाँ भी था, दिस वन। थोड़ा सा कुछ चेंज है, ये ह्यूमन पर्सपेक्टिव ज़्यादा लेगा, ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ज़्यादा लेगा, समझ गए। बट इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं, समझ गए। देन अब हम आते हैं जीएस सेकेंड, पेपर सेकेंड में, ठीक है। तो पेपर सेकेंड में पहले तो हमारा इंडियन पॉलिटी है पूरा, ठीक है। देन सोशल जस्टिस का थोड़ा पार्ट है, देन गवर्नेंस का पार्ट है, ठीक है। ये पेपर जो है, देन थोड़ा सा रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाला भी है, अभी हम देखते हैं। इस पेपर में ना आपको थोड़ा सा लॉजिकल वे में पढ़ना है, इसकी अप्रोच फर्स्ट पेपर से थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें आपको कुछ फैक्ट्स, क्योंकि पॉलिटी है, इसमें ना जो कुछ फैक्ट्स है ना वो आपको एकदम अच्छे से लर्न बाय हार्ट जो बोलते, ओ सॉरी मैंने बहुत ही ख़राब लिख दिया,
फैक्ट्स है ना, लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम दिल से याद होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जो पॉलिटी है ना उसके आंसर सपोर्ट करने की बेसिक नीड ही फैक्ट है। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको वो कैसे है। पहले हम एक एक करके देख लेते हैं जो भी मेन सिलेबस के पार्ट्स हैं। पहला पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो भी हिस्टोरिकली कैसे बना है, क्या हुआ है, फिर इवोल्यूशन पूरा, फीचर्स क्या हैं यानी बेसिक फीचर्स लाइक पार्लियामेंट्री है, सिंगल सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें। देन अमेंडमेंट के जो प्रोसीजर है वो क्यों है, कैसे करते हैं, किन चीज़ों पर अमेंडमेंट कर सकते हैं, किन चीज़ों पर बहुत मतलब नहीं कर सकते हैं, ये सारी। देन जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का जो रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में वो। देन सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिक प्रोविजंस के एवोल्यूशन में, यानी जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में फंडामेंटल राइट्स को और डीप किया है। जैसे पुट्टास्वामी जो केस है उसमें उन्होंने राइट टू लाइफ का जो है जो राइट टू लाइफ है, जो फंडामेंटल राइट लाइफ, उसको उन्होंने और डीप बताया है कि दैट इज़ वेरी पर्सनल राइट। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो अपने रूलिंग दी है उसमें उन्होंने जो बेसिक प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको और इवॉल्व कैसे किया है। ठीक है, ये है। देन जो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं यूनियन और स्टेट्स की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इश्यूज़ क्या आते हैं, चैलेंजेस क्या हैं। जब फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का काम करता है तो वो कैसे स्टेट और यूनियन के बीच में क्या क्लैशेस होते हैं, किन चीज़ पे उनको कॉपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है जो नहीं हो पा रही है, या इन फ्यूचर हम इस चीज़ को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फेडरल फीचर जो है इंडिया में किस किस तरीके के, जैसे एक पहले बोला जाता था कि बार्गेनिंग इंडिया का फेडरल है, फिर बोला गया नहीं कोऑपरेटिव फेडरल है, किसी ने बोला क्वासी फेडरल है। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग टाइम पे क्यों दिए गए हैं, ये सब हमें ये सब भी इम्पोर्टेंट है समझना है। देन डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल, चैलेंजेस एंड देयर ऑन। देन जो पीआरआई वगैरह को जो भी पावर्स दी गई हैं, फिर जब वो उस पावर को प्रैक्टिस में लाते हैं तो उनको क्या इश्यूज होते हैं और जो भी चैलेंजेस वो फेस करते हैं, तो क्या उससे हम उनके सोल्यूशन कैसे ला सकते हैं। देन फाइनेंस कमीशन, स्टेट और सेंट्रल में जो फाइनेंशियल रिलेशन कैसे डिटरमाइन करती है, अलग अलग फाइनेंशियल कमीशन का ये पूछ सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है सारे और इंस्टीट्यूशंस भी। देन अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म जो डेवलप हुए विद द टाइम, जैसे लोक अदालत हो गई, तो उनका क्या रोल है, कितने सक्सेसफुल हैं वो, ये सारी चीज़ें। देन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम और मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे जब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, लाइक यूएसए से करते हैं कई बार हम। ठीक है, मेजरली इनसे काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्या बेसिक दोनों में सेम है, क्या डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस कहाँ कितने सक्सेसफुल हैं, या हम उनसे और क्या चीज़ सीख सकते हैं, ये चीज़ें। देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का अपने अपने लेवल पे स्ट्रक्चरिंग क्या है, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स, प्रिविलेजेस एंड कंसर्न इश्यूज। देन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैसे बनी है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कैसे गवर्नमेंट के काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है इंडियन पॉलिटी में, गवर्नमेंट में, और पीआईएल कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्सेसफुल है, कैसे कब डेवलप हुआ, 1980s की सिचुएशन ऐसी क्या थी कि पीआईएल डेवलप किया, मतलब इवॉल्व हुआ, और वो अभी भी इंडियन जो जुडिशरी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल है लिटिगेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, देन आरपीए एक्ट, सारे ही आरपीए एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो 50 और 51 वाले हैं, तो उनके जो फीचर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए शॉर्ट में बोलते हैं, इसके जो भी फीचर्स हैं उसमें इलेक्शन से रिलेटेड कंडीशंस हैं, क्या आप जो काम करेंगे कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो सारे भी इसमें जो पॉइंट्स हैं मेंशन है, डिटेल है इसका, ये आपको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देन अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ जो हैं वो कैसे बनी हैं, क्या फंक्शनिंग है, उनके फीचर्स क्या हैं, लाइक नीति आयोग हो गया कि अभी क्या ज़रूरत पड़ी हमने जो नीति आयोग बनाया, कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि अब लगभग 10-15 साल हो गए हैं, तो प्लानिंग कमीशन से कितना अलग ये काम कर पाया है, इसकी जो प्लानिंग का जो स्ट्रक्चरिंग है वो क्या है,
ये सारी चीज़ें। देन गवर्नमेंट policies and intervention for development in various sectors and issues arising out of their design, implementation and information communication technology। अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है उनमें हम किन फैक्टर्स को और इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, कौन से सेक्टर हैं जिनमें और हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आईसीटी का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा कम्युनिकेशन का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को उन पॉलिसीज़ तक पहुंचा पाएँ। देन गवर्नमेंटल प्रोसेस पूरा कैसे है, इसमें जो एनजीओज़ का क्या रोल है कि गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है इवॉल्व हो जाए, यानी कुछ चीज़ें कब जो एनजीओज़ होते हैं वो डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट नए लॉज बना देती है अगर वो लॉफुल डिमांड होती है। जैन एसएचजी ग्रुप्स से बहुत सारे वुमेन्स जैसे निकल के जो एसएचजी ग्रुप्स की जो है वुमेन्स हैं वो अब कई सारे गाँव की प्रधान बनी हैं। तो क्योंकि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावर्ड हुई, देन वो पॉलिटिकल एम्पावर्ड भी हो गई। देन और भी जो ग्रुप्स और एसोसिएशन है उनके डोनर्स क्या हैं, चैरिटीज़, मतलब चैरिटी वाले और इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स कौन है उसके, ये सारी, और उनका क्या रोल है डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये भी। देन वेलफेयर स्कीम्स जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है वो सेंटर और स्टेट लेवल पे जो भी चल रही हैं, फिर वो कितनी सक्सेसफुल हैं, कितने लोगों को क्या उन्होंने हेल्प की है, मैकेनिज्म क्या है, क्या लॉज फॉलो करते हैं उन्होंने, उसके थ्रू क्या इंस्टीट्यूशंस बने हैं, बॉडीज़ कौन सी कॉन्स्टिट्यूट हुई ताकि लोगों को और ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा सके और उनका ज़्यादा बेटरमेंट उनके लिए सिचुएशन बनाई जा सके। जैसे वनरेबल सेक्शन में पहले तो आपको पता होना चाहिए विमेन आती हैं, चिल्ड्रन आते हैं, एज्ड पीपल आते हैं, SC ST मेनली यही आते हैं, ट्राइबल और ये SC ST, ठीक है। तो कोई विमेन से रिलेटेड जो चल रही है स्कीम, तो अभी भी वुमेन्स हैं वो जैसे वर्किंग वुमेन्स की जो अभी भी 50-50 नहीं है या 40-60 नहीं है, अभी भी जो वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है ना वो बहुत कम है। क्यों है? गवर्नमेंट तो बहुत स्कीम चला रही है, लड़कियों की जो लिटरेसी रेट है वो ही बहुत इंप्रूव हो गया, तो क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन जो दिव्यांग वाला है वो मैं भूल गई थी, जो दिव्यांग पीपल हैं उनके लिए कोई स्कीम चल रही है कि उनकी लाइफ और कैसे सुगम्य भारत जैसे चल रहा है तो कितना सक्सेसफुल हुआ है, उसके जो प्रोविजंस थे उनके थ्रू हमने क्या चीज़ को इम्प्रूव किया है एज ए सोसाइटी, ये सारी चीज़ें। देन इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज जो रिलेटेड है एजुकेशन से, हेल्थ से एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से, इधर ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसमें भी पॉवर्टी, हंगर एंड इम्प्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक्स, इसमें भी पॉवर्टी का एंगल है इसमें, और फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो जो आप फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट पेपर में है तो आप मतलब ये थोड़ा सा आपके लिए ओवरलैपिंग है जो अच्छी बात है, बस इसमें कुछ एंगल्स आपको पॉलिटी वाले ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इस सेकंड पेपर में पूछा गया है तो आपका जो आंसर है ना वो सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज में होना चाहिए। वो PYQ देखेंगे तो हम देखते हैं। देन गवर्नेंस के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए, अकाउंटेबिलिटी कैसे आए, ई गवर्नेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन से मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, सक्सेसफुल मॉडल्स हैं क्या, और गवर्नेंस में भी क्या लिमिटेशंस हैं, पोटेंशियल्स आगे क्या है, सिटीजन्स को कैसे और एम्पावर कर सकते हैं। देन जो सिटीजन चार्टर है उसको कैसे और अच्छा करें। देन और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स कैसे लाएं कि जो गवर्नेंस है वो हमारी मिनिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस वाले मोटो को फॉलो कर सके, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। देन रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड, ये इंडिया का लिखना है हमें कि बिकॉज इंडिया में जो सिविल सर्वेंट है वो इंडिया ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया है सिंस द इंडियाज इंडिपेंडेंस। देन इंडिया का रिलेशनशिप अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ में एक क्वेश्चन इसका भी आता है। देन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल जो ग्रुपिंग है में, जैसे ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, स्पेशली इंडिया जिनका पार्ट्स है, और तो कोई इंडिया ने कोई पैक्ट साइन किया है तो इंडिया को उससे क्या मिलेगा, या हमारी कोई सोवेरेनिटी या हमारा कोई इंटरेस्ट उससे कैसे कम हो रहा है, ये थोड़ा सा करंट बेसिस है ये वाला। देन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, ये भी छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजेंसीज एंड देयर स्ट्रक्चर मैंडेट लाइक WHO हो गया, WTO हो गया, UN हो गया,
ये कैसे काम करते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, इंडिया का क्या रोल है उसमें। देन जो अभी करंट अफेयर चल रहे होंगे, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा हो तो उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस इसमें ऐड होते हैं सेकंड पेपर में। देन अब हम आते हैं जीएस के थर्ड पेपर में। थर्ड पेपर में मेनली पहले तो इकोनॉमिक पार्ट है, पहला पार्ट। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक प्लानिंग रही है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, रोल क्या है नीति आयोग का, एनएसडीजी गोल्स में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रही। देन इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक एक वर्ड से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। देन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट के बजट के क्या है, फाइनेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मेजर क्रॉप्स क्या हैं, इरिगेशन के टाइप्स क्या इंडिया यूज़ कर रही है, सिस्टम्स कैसे हैं, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स कैसे हो रही है। देन इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, एमएसपी क्या क्या है, पीडीएस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, फंक्शनिंग, और हम उसको कैसे और रिवैम्प कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। और इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक में जो भी इश्यूज़ हैं, फूड सिक्योरिटी में इंडिया का अभी क्या स्टेटस चल रहा है, टेक्नोलॉजी मिशन जो भी एग्रीकल्चर में चल रहे हैं, ठीक है। देन फूड प्रोसेसिंग, उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, उनका स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। देन इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर सभी तरीके का, एनर्जी में, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज एक्सेट्रा, इन सब में। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन एवरीडे लाइफ में क्या है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने जो भी चीज़ें डेवलप की हैं। देन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी कितनी बनी है, कितनी चेंज हुई हैं, अभी प्रेजेंटली क्या चल रही है, उसके गोल्स क्या हैं, हमने कितने अचीव कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें। देन अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कितना किया है हमने, ठीक है। तो जैसे हमने आकाश मिसाइल बनाई, तो ये इंडिया की इंडिजीनियस मिसाइल है, हम इसको लिख सकते हैं इसी तरीके की। देन जो नई टेक्नोलॉजी इंडिया और डेवलप करे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज जो हम बाहर से लाते हैं, वो क्या है। देन डुअल एंड क्रिटिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आईसीटी। देन स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एनर्जी रिसोर्सेज, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर एंड डिजिटल राइट्स। ये सारे आज के ही इश्यूज़ हैं। जब से ये टेक्नोलॉजी वाला एरा शुरू हुआ है, ये नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, इनका हमें बेसिक सब पता होना चाहिए, बिकॉज यही आगे चल के मेजर रोल प्ले करेंगी किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। इसीलिए अलग से ये देखिए पूरा पॉइंट ही रखा गया, पूरा सेक्शन ही। तो इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही, आता है, हर बार आता है। देन environmental security and ecosystem, conservation life of wildlife, then biodiversity, environment pollution, degradation, environmental impact assessment। अब हमें पता है जो इंडिया की मेजर सिटीज़ हैं, लाइक दिल्ली वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है। तो ऐसा क्या है जो इंडिया अचीव नहीं कर पा रहा है, हमारी पॉलिसीज़ में क्या इश्यूज़ हैं कि हम इन्वामेंटल वाला जो इशू है, पोल्यूशन वाला इशू, हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, और क्या प्लान हम बना सकते हैं, हम किसी और कंट्री से क्या सीख सकते हैं। तो ये भी करंट बेसिस पे और स्टैटिक बेसिस का इस तरीके के क्वेश्चंस के कंबाइंड आंसर बनते हैं। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, सेफ्टी चैलेंजेस क्या हैं, डिज़ास्टर को मिटिगेट कैसे करें और उसको मैनेज कैसे करें। देन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है, इंडिया के सारी सराउंडिंग ही थोड़ी सी डिस्टर्ब है। देन न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन का जो इशू हो जाता है, कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी हमने देखा मीडिया सोशल नेटवर्किंग का बांग्लादेश में क्या हुआ, जेनजी ने पूरी गवर्नमेंट ही हिला दी, शेख हसीना को भागना पड़ा, है ना, नहीं जाती तो शी मस्ट हैव किल्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हम बांग्लादेश का एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं नाम। देन इंडिया की इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके क्या चैलेंजेस हैं, लाइक टेररिज्म, कितना हमने उसको ख़त्म किया है, कितना उसमें कमी आई, करप्शन का क्या हाल चल रहा है,
किस लेवल पे है, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, देन रोल, काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या चल रहा है, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया लाइक CISF हो गई, सॉरी CISF, देन एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है, पॉइंट है। एग्रीकल्चर तो सिर्फ तो मस्ट क्वेश्चन है हर साल पेपर थर्ड में, बिकॉज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर में इंडिया की बहुत पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहती है, तो क्वेश्चन भी बहुत बनता है। सो थर्ड पेपर का यही है पूरा क्रक्स, यही पूरा कोर्स है। अब हम आते हैं फोर्थ पेपर पर। फोर्थ पेपर इथिक्स का पेपर है पूरा। इथिक्स भी थोड़ा सा लॉजिकल पेपर है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, बहुत ही कनेक्टेड वे में लिखना पड़ता है और बहुत ही स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जो इसके टर्म्स हैं, जो सिलेबस है ना, बहुत इंटरकनेक्टेड टाइप है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है इसमें इथिक्स एंड इंटरफेस, सेकंड है एटीट्यूड, देन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट है, उसके अंदर सारी वैल्यूज आएंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस है, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम वर्ल्ड एंड इंडिया है, पब्लिक सर्विस की वैल्यूज़ और एथिक्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, देन प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस है, देन केस स्टडीज़ आती हैं। देन अब जो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, इसमें तो सबसे पहले हम समझते क्या हैं, कैसे डिसाइड होती है, डिटर्मिनेंट क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एथिक्स के ह्यूमन एक्शंस पे, देन डायमेंशंस ऑफ द एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, मतलब हमारी प्राइवेट लाइफ में एथिक्स कितनी ज़रूरी है, देन पब्लिक लाइफ में कैसे एथिक्स फॉलो कर सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ में हम जो लेसन्स हैं, वो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनसे हमने क्या सीखा, उनकी जो टीचिंग्स हैं ग्रेट लीडर्स की या रिफॉर्मर्स की या एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ये सारी चीज़ें। देन रोल क्या है फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, कि हमारे अंदर ये सारी एथिकल वैल्यूज़ डेवलप हों। फैमिली कितना रोल प्ले करती है, काफ़ी बड़ा, सोसाइटी काफ़ी बड़ा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी क्या रोल प्ले करते हैं ये। देन एटीट्यूड कैसे बनता है, स्ट्रक्चरिंग क्या है, फंक्शन क्या है, उसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है रिलेशंस पे और बिहेवियर पे। मॉरल एंड पॉलिटिकल एप्टीट्यूड क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, परसुएशन क्या है। ये अलग अलग मेथड्स हैं हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने पे, जो एज ए सोशल सर्वेंट आप एज ए सिविल सर्वेंट आप यूज़ भी करते हैं ऑन पब्लिक, ऑन दी नीड, जैसी आपकी ज़रूरत उस तरीके का। अगर जहाँ पे परसुएशन की ज़रूरत है तो आप परसुएशन का मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है तो आप इस मेथड को यूज़ करेंगे एटीट्यूड को चेंज करने में पब्लिक का, ठीक है। देन एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, लाइक अगर आप सिविल सर्वेंट है तो कुछ आपके अंदर एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं कोर्स में, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, नॉन पार्टीशनशिप होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शंस, ठीक है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सट्रीमली इमोशनल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ इंटेलिजेंट ही हैं, आपके अंदर इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है एज ए ह्यूमन की वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो आप कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके फिर एक बैलेंस जो एक्शन होना चाहिए एज ए सिविल सर्वेंट आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आपके कोर्स में ये पॉइंट भी ऐड किया गया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। देन कंट्रीब्यूशन जो है मॉरल थिंकर्स के, फिलोसफर्स के, ठीक है। अब पब्लिक सर्वेंट की जो वैल्यूज़ जो हमने ली और जो वैल्यूज़ हैं जो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ली हैं, उसमें उनके स्टेटस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एथिकल कंसर्न क्या है, डिलेमा क्या है जब वो गवर्नमेंट में काम करते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, तो उन डिलेमास को वो कैसे सॉल्व करते हैं। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस एज ए सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। देन अकाउंटेबिलिटी, इथिकल गवर्नेंस कैसे काम आती है जहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉरल वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, इथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन पॉवर्टी इन गवर्नेंस, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है पब्लिक सर्विस का, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस क्या है पॉवर्टी का। देन इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ये सारी चीज़ें। अब लास्ट में आता केस स्टडीज़।
जब आप ये सारा पढ़ लेंगे देन किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी केस स्टडी होगी, उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ यूज़ होंगे। देन आपको एक अप्रोप्रिएट उसका आंसर देना है उस केस स्टडी को, कि कोई इशू आपके सामने रखा गया उसमें, और आपको एज ए सिविल सर्वेंट आप उसमें अप्रोप्रिएट क्या डिसीज़न लेंगे वो। और इसमें आपको दो ऑप्शन, मतलब आप उसमें दो एक्शंस लिख सकते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में ये एक्शन ले लूँगा या ले लूँगी, देन लॉन्गर टर्म्स में मैं पॉलिसी चेंज या अपने सीनियर को इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन इमीडिएट या करूँगी इमीडिएट लेवल पे मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, वॉट एवर इज़ दैट। वो हम केस स्टडी बाय केस स्टडी देख लेंगे कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। सो जीएस के चारों पेपर और हिंदी और ऐसे के यही था। यूपी स्पेशल पेपर्स जो 2 ऐड किए गए हैं मेंस में, पेपर 5 यूपी स्पेशल है ये, देन पेपर 8 ये भी यूपी स्पेशल है, ठीक है। टोटली 8 है, बट जीएस में 5 और 6 ऐड हुए हैं, देखते हैं। सो जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री यूपी की, सारा सिविलाइजेशन यूपी का, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज़ ऑफ यूपी। हमें पता है जो यूपी है उसका जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत अच्छा है। एंशिएंट इंडिया से लेके मॉडर्न मिडवेल ये सभी के साइड्स हैं यहाँ पे, सभी से रिलेटेड हमें यूपी में हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए इस पार्ट से ना सीधे सीधे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे शायद 19 या 20 में प्रयागराज की जो लिटरेरी और बाकी जो इनहेरिटेंस है उससे रिलेटेड चीज़ें आई थी। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि जो आर्किटेक्चर है यूपी का उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो उसकी मेंटेनेबिलिटी है वो हम कैसे कर रहे हैं, म्यूजियम्स अगर हमने बनाए हैं तो कहाँ है, क्या इम्पोर्टेंस है, किसके कौन से रेलिक्स कहाँ पे हैं, आर्काइव्स कितने हैं, आर्कोलॉजी ऑफ यूपी कैसे काम कर रही है। आर्किटेक्चर में ताजमहल हो गया, बड़ा इमाम बाड़ा हो गया लखनऊ में, देन बाकी इधर जो अकबर वाला जो इधर बनाया था फतेहपुर सीकरी वाली सारी चीज़ें हैं। तो फिर बुद्धा से रिलेटेड कौशाम्बी हो गया, प्रयागराज है हिंद और संगम है, ये सारी चीज़ें इंडिया की आर्किटेक्चर की भी चीज़ें हैं यहाँ पे, इलाहाबाद फोर्ट है। सो इसमें इस तरीके की ही चीज़ें आएंगी। देन अब आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। ऑब्वियसली यूपी तो नॉर्थ इंडिया का पार्ट होने के नाते तब हम इसको प्रोविंस नॉर्थ प्रोविंस के उसमें था, ये अंडर आता था। तो इस जो ये फ्रीडम जो स्ट्रगल रही है 1857 वाली, हमें पता है कितने सारे लीडर हैं जो यूपी से ही हैं, कानपुर से, बरेली से, लखनऊ से, फैज़ाबाद से। तो ये इसका मतलब ये है कि इसीलिए ये अलग से पॉइंट डाला ही गया क्योंकि इसी को ही एक क्वेश्चन के फॉर्म में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। एमिनेंट फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज़, ऑब्वियसली बात है, वी हैव सो मैनी पीएम फ्रॉम यूपी, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे जो यूपी से हुए हैं, तो इससे तो सीधे सीधे ही क्वेश्चन बन सकता है। देन रूरल अर्बन एंड द ट्राइबल इश्यूज़ क्या हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, कौन से फेयर्स उनके हैं, म्यूज़िक कैसा है, फोक डांसेस अगर है तो क्या है, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, डायलेक्ट उनकी क्या है, सोशल कस्टम्स ऑफ यूपी। देन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल और इंटर स्टेट रिलेशन कैसे मेंटेन हो रहे हैं। देन पब्लिक सर्विस में पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट एंड इट्स जुरिडिक्शन इन यूपी, ठीक है। देन स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज यूपी की क्या है, 2 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। देन कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट रिलेटेड इशूज इन यूपी, देन गुड गवर्नेंस, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, रिड्रेसल पॉलिसी क्या यूज़ हो रही है, देन लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी, देन इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन यूपी, then linkage between development and spread of extremism, role of external state and interstate actors in creating challenges in
internal security through communication network, media, and social networking sites. Then basic rules of cyber security, money laundering, and its prevention. Then various security forces and agencies and their mandate जो भी यूपी में काम कर रहे हैं. Then security challenges and their management in the border areas, linkage of organized crime and terrorism. Then law and order and civil defense in UP, medical and health issues in UP, state education system in UP, contribution of UP in development of India, current affairs of UP, implementation of Jal Shakti mission and other central welfare schemes in UP. वैसे जल शक्ति मिशन सीधे सीधे कोच में हमारे इसमें मेंशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे क्वेश्चन सबसे पहले सीधे ही सीधे आएगा, इसी स्कीम से आएगा. देन एनजीओज का क्या रोल है, इश्यूज वो क्या फेस कर रहे हैं, उनका यूपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. देन टूरिज़्म इन यूपी, और उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, हम और क्या पॉलिसीज़ बना सकते हैं. जैसे अभी एक नई पॉलिसी आई है टूरिज़्म से रिलेटेड यूपी में. देन एम्फेसिस ऑन इनोवेशन इन वेरियस फील्ड्स इन यूपी, इश्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. यह है पूरा जीएस का 5 पार्ट स्पेशल यूपी. देन 6 जो है पेपर 6, उसमें ओवरव्यू ऑफ यूपी की जो इकोनॉमी है वो होना चाहिए, उसके मेजर फैक्टर्स फीचर्स हमें पता होने चाहिए. स्टेट बजट कितना आ रहा है, उसमें क्या मेन फीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी गवर्नमेंट स्कीम, उनके प्रोजेक्ट जो भी प्लान डेवलपमेंट चल रहे हैं वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड. देन इन्वेस्टमेंट इन यूपी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे हम और इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं. पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी, टैक्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट, ये तो आया भी है एग्जाम में. देन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ यूपी, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड द सेंसस ऑफ यूपी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन यूपी, UP new forest policy, agro and social forestry in UP, agricultural diversity, problems of agriculture and their solutions in UP, developmental indices of UP in various fields. Then geography जो है यूपी की, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, रिलीफ कैसा, स्ट्रक्चर कैसा, क्लाइमेट कैसा, इरिगेशन, मिनरल्स, ड्रेनेज पैटर्न, वेजिटेशन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का. Then power resources, infrastructure and industrial development of UP, pollution and environmental issues in UP, pollution control board and its functions, natural resources of UP like water, soil, air, forest, grassland, wetland, climate changes and the weather forecasting issues in UP, habitat and ecosystem structure and function, adjustment flora and fauna with reference to UP, science and technology, then its related issues, advancement and efforts in UP, aquaculture, viticulture, sericulture, floriculture, horticulture, aerobic culture in UP and its impact in the development of UP. Then last, evolvement of public-private partnership, that is PPP for development of UP. So ये दोनों हैं यूपी के स्पेशल जो जीएस के 2 पेपर्स ऐड किए गए, ये उनका कोर्स है. बाकी हम PYQs का एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.